तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 18 ऊर्जा के स्वरूप एवं स्रोत के दूसरे पार्ट की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत के बारे में डिस्कस किया गया है और ऊर्जा के स्रोत में से बायोगैस को कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में एकदम लॉजिक के साथ एकदम सहज सरल और आसान भाषा में आपको विद कंसेप्ट समझाया गया है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, इसके पहले की वीडियो ऊर्जा के स्वरूप के बारे में हम लोगों ने भली भांति इसके पहले की वीडियो में चर्चा कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहां पर जाकर के इसके पहले की वीडियो देख लें ताकि आगे की चीजें आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके इस पाठ का वह है ऊर्जा के स्रोत। स्रोत का मतलब ये होता है कि यानी ऊर्जा को हम कहां से प्राप्त करते हैं, जहां से हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं वही ऊर्जा का क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। जैसे सपोज कीजिए कि जो गाड़ियां होती हैं वो पेट्रोल से चलती हैं। गाड़ियां कहां से चलती हैं, किससे चलती हैं? पेट्रोल से चलते हैं। यानी कि जब पेट्रोल को गाड़ी में डाला जाता है तो आपकी गाड़ी की यांत्रिक ऊर्जा उसको किसमें बदल देती है? गतिज ऊर्जा में बदल देती है। तो यानी कि ऊर्जा किसमें बदल रही है? गतिज ऊर्जा में। किसके द्वारा बदल रही है? पेट्रोल के द्वारा बदल रही है। तो अब पेट्रोल को कहां से प्राप्त करेंगे वही क्या कहलाएगा? ऊर्जा का स्रोत। आखिर पेट्रोल कहां से प्राप्त किया जाता है वही कहलाता है ऊर्जा का स्रोत। यानी कि ऊर्जा जिससे आपको मिल रही है वह कहां से प्राप्त हो रहा है वही आपका क्या कहलाएगा? ऊर्जा का स्रोत। अब आइए देखते हैं ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। तो अब ऊर्जा के स्रोत की परिभाषा लिख लेंगे कि ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है परंपरागत स्रोत और दूसरा आपका है गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए, परंपरागत स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत जो कि हमारी पृथ्वी पर, जो कि हमारे वातावरण में लिमिट मात्रा में उपलब्ध हो, यानी कि हमें पता हो कि इसकी मात्रा हमें हमारे पास इतनी ही है। जैसे अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला भी क्या है? कोयले को जलाकर हम उसमें ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे हम आगे चल के विद्युत बनाते हैं। तो आखिर हमें ये तो पता है ना कि हमारे धरती पे कितना कोयला है, कितनी मात्रा में कोयला हमारे पृथ्वी पर उपस्थित है। यानी कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत जिसका हम पता लगा सके कि हमारे पास स्टॉक में कितना है, यानी कि जिसका हमें पता लग सके कि वह स्रोत की मात्रा हमारे पास कितनी है, यानी जिसकी मात्रा की पता हो, यानी जिसके होने की मात्रा की पता हो वह क्या कहलाता है? परंपरागत स्रोत। यानी ऊर्जा के होने की मात्रा जिसमें पता हो वह ऊर्जा का स्रोत क्या कहलाता है? परंपरागत स्रोत कहलाता है। और जिसमें अनलिमिटेड हो, कोई पता ना हो, न जिसका आदि हो न तो अंत हो। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा, सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा, आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि सूर्य के पास कितनी ऊर्जा है। वह आज से न जाने कब से सूर्य अपने द्वारा उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक भेज रहा है और आगे भी भेजता रहेगा। यह कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी खत्म ना होने वाला हो, जो कि क्या हो? कभी खत्म ना होने वाला हो, ऊर्जा का ऐसा स्रोत क्या कहलाता है? गैर परंपरागत स्रोत। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसको? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को। किसको पढ़ेंगे? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को, जिसका हमने पहला नंबर लिया है बायोगैस या जैव मात्रा। बायोगैस या जैव मात्रा। तो देखिए, आइए समझते हैं कि बायोगैस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप एकदम ध्यान से देखेंगे, जो भी बताया जा रहा है एकदम बाकायदे ध्यान से सुनेंगे। जो भी चीजें यहाँ से आपको नोट्स कराई जाती हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो देखने के पश्चात आप अपना नोट्स तैयार करेंगे। क्योंकि अगर वीडियो
के साथ ही अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपका वीडियो पर से ध्यान हट जाएगा और चीजें कम समझ में आएंगी। तो इसलिए स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और वीडियो जब खत्म होगी तब आप नोट्स बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि बायोगैस क्या है, जैव मात्रा क्या है। देखिए हमारा जो भारत देश है यह पशु प्रधान देश है। कैसा देश है? इसमें पशुओं की संख्या क्या है, बहुत अधिक मात्रा में है, जिससे हमें क्या मिलता है, गोबर मिलता है। गाय बैल से हमें क्या मिलता है, गोबर मिलता है। और गोबर का उपयोग आप देखते होंगे कि घर गांव में ऐसे ही सीधे आमतौर पर कर लिया जाता है। उसका उपला वगैरह पात करके उसमें क्या किया जाता है, उसको जला करके सीधे ही हम क्या करते हैं, उससे ऊर्जा की प्राप्ति कर लेते हैं, उसमें ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि बहुत सारी विषैली गैसें धुआं के रूप में निकलती हैं और उसका चारकोल यानी कि जो राख होता है वह हो जाता है। लेकिन उसी गोबर का अगर हम एक सिस्टम के तहत इस सिस्टम के तहत अभी आप इसको समझाएंगे, इस सिस्टम के तहत उसका इस्तेमाल करें तो हमारी जरूरतें भी पूरा हो सकेंगी और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा और उससे हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट होगा। यानी कहने का मतलब कि अधिक से अधिक ऊर्जा मिल सकेगी। तो आइए देखते हैं कि बायोगैस क्या है। सबसे पहले क्या करते हैं कि गोबर और पानी के गाढ़े मिश्रण, गोबर और पानी को गाढ़ा करके, मतलब गाढ़ा गोबर और पानी उसमें क्या करते हैं, घोल देते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लरी। क्या कहते हैं? स्लरी कहते हैं। स्लरी का मतलब गोबर और पानी का घोल। क्या स्लरी का मतलब क्या हुआ, गोबर और पानी का घोल। पानी और गोबर को घोल करके यहाँ इसके बीकर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। अब यह पानी का घोल इस तरह इस रास्ते होते हुए कहाँ पहुंचता है, एक डाइजेस्टर होता है। क्या होता है, यहाँ पे ये रहता है डाइजेस्टर। या इसको हिंदी में कहते हैं संपाचित्र। संपाचित्र यानी पाचन करने वाला चित्र। ठीक है, तो यहाँ पे स्लरी जो है, गोबर और पानी का जो घोल है, वह यहां से होता हुआ कहां पहुंचता है, डाइजेस्टर में पहुंचता है, संपाचित्र में पहुंचता है। जहां पे यहाँ क्या होता है, निर्वात होता है। यहाँ क्या रहता है, निर्वात। निर्वात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, हवा की मात्रा यहाँ पर नहीं होती है। जहां हवा तक न हो उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो जब गोबर और पानी का घोल यानी कि स्लरी जब इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर पहुंचता है, कहाँ, डाइजेस्टर में, तो यहाँ कुछ जीव होते हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे जीव या बैक्टीरिया या कीटाणु ऐसे उपस्थित रहते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं और उनका काम ये होता है कि यहाँ से जो स्लरी आ रही है उनको अपघटित करना, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, उनको अपघटित करना। तो जब यहाँ स्लरी आती है और जीवाणुओं द्वारा इस स्लरी का क्या कर दिया जाता है, अपघटन कर लिया जाता है। और जब अपघटन होता है तो इस स्लरी में से अपघटन के पश्चात यहाँ से मीथेन गैस यानी CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन सल्फर गैस, हाइड्रोजन के सल्फाइड भी यहाँ से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, निकलते हैं। जिसमें से अधिकतर मात्रा किसकी रहती है, CH4 की, मीथेन की कितने प्रतिशत रहती है, 75%, 70 से 75% मात्रा मीथेन गैस की रहती है। और मीथेन गैस का कार्य क्या होता है, मीथेन गैस जलती है जो कि बिना धुआं के। मीथेन गैस एक ऐसी गैस होती है जो कि उसमें ऊर्जा प्रदान करती है, जलती है बिना धुआं के। कैसी जलती है, बिना धुआं के, यानी धुआं रहित, या क्या है, एक प्रकार की जलने वाली गैस है। तो इसकी सहायता से जब यहाँ पर हमारा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलती है, यहाँ पे हमें निकलती है, मुक्त होती है, तो यहाँ एक प्रकार की नली लगी होती है, जिस नली से की सहायता से, यहाँ देखिए टोटी लगी है, इस टोटी को खोल देंगे तो ऊपर से निर्गत गैस, यहाँ से क्या प्राप्त होगी, हमें निर्गत गैस यानी निकलने वाली गैसें प्राप्त होती हैं।
निर्गत गैस प्राप्त होती है, जिसको पाइप के सहारे हम अपने सिलेंडर में ले जाते हैं और वहां से हम आसानी पूर्वक खाना बना सकते हैं। वहां से हम क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक खाना बना सकते हैं। अब देखिए, गोबर के जो अपशिष्ट होते हैं, यानी कि ये सब क्रिया होने के पश्चात मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इत्यादि गैस निकलने के पश्चात जो गोबर यहाँ पे शेष मात्रा में बच जाता है, जो गोबर शेष मात्रा में बच जाता है, वह इस तरह से होता हुआ यहाँ पे चला जाता है और यह एक बहुत अच्छे प्रकार का उर्वरक होता है, जिसमें आपकी इन सारी गैसों की कुछ न कुछ मात्रा देखने को मिलती है, जो कि खेती के लिए बहुत ही फायदेमंद गैस होता है। तो देखिए, ये तो रहा हमारा गोबर गैस बनाने की विधि, यानी कि यहां से जो निर्गत गैसें हैं वह कैसी गैसें हैं, गोबर गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, गोबर गैसें हैं। यहाँ पे कुछ मिट्टी के भी पार्टिकल होते हैं, गोबर में मिट्टी तो मिली ही होती है, तो मिट्टी यहाँ अलग हो जाती है, मिट्टी के कण को यहाँ अलग करके निकाल दिया जाता है और उर्वरक आपके मिट्टी के कण वही हो गया, गोबर और उर्वरक मिट्टी के कण उसमें मिले ही होते हैं, तो मिट्टी के साथ उर्वरक जो रहता है वह इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम जैव गैस को बना सकते हैं। अब यह गैस देखिए क्या है कि मीथेन एक बहुत अच्छी जलने वाली गैस है और सबसे अच्छी बात क्या है, धुआं रहित गैस है, तो इसका उपयोग हम खाना बनाने में कर सकते हैं। देखिए, चूंकि गोबर था, गोबर का उपयोग करके हम डायरेक्टली भी खाना बना सकते हैं, बनाते ही हैं घर गांव में लोग, गोबर का उपयोग करके उसको जला करके खाना उससे बनाया जाता है। लेकिन उससे होता क्या है कि उसके धुआं में बहुत सारी विषैली गैसें होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जितनी मात्रा में उष्मा इस विधि में प्राप्त होगी, उतनी मात्रा में उष्मा डायरेक्ट जलाने पर प्राप्त नहीं होगी। डायरेक्ट जलाने पर होगा क्या कि उष्मा का बहुत सारा भाग व्यर्थ चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें सब कुछ ऐसा फिक्स होता है, इसका सिस्टम ऐसा होता है कि इसके अंदर वायु ना जा सके, यानी ये वायु की अनुपस्थिति में क्रियाएं होती हैं। और ये क्रियाएं कब होती हैं, फिर एक बार समझ लीजिए कि गोबर और पानी के मिश्रण को जब स्लरी बना देते हैं, गोबर और पानी के मिश्रण जब बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। इस स्लरी को जब इस रास्ते होकर यहां से गुजारते हैं तो यहाँ पे कुछ जैव जीवाणु उपस्थित होते हैं। कुछ क्या होते हैं, जीवाणु उपस्थित होते हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पे जब ये स्लरी आती है तो उन जीवाणुओं द्वारा स्लरी का अपघटन कर दिया जाता है और अपघटन के पश्चात इसमें इस स्लरी से यानी गोबर से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे CH4 मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फर गैस इत्यादि गैसें निकलती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मात्रा किसका रहता है, मीथेन गैस का 70 से 75%। तो यहां से हम मीथेन गैस को इस निर्गत पाइप की सहायता से इस मीथेन गैस को टोटी को खोल करके बाहर निकाल देते हैं और पाइप के माध्यम से सप्लाई करके यहाँ अपना ले जा करके गैस चूल्हा इत्यादि जो भी होता है उससे कनेक्ट करके अपना चावल दाल रोटी सब्जी जो भी होता है हम बना लेते हैं। दूसरी चीज कि इसमें गैस तो निकल गई और जैसे जो अगर हम जलाते हैं उपला वगैरह, उससे जो राख होता है वह उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, और क्योंकि वो उसकी जितनी सारी मात्राएं हैं वो तो जल के खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो गोबर की अपशिष्ट यानी गोबर का जो अलग मात्रा जो बच जाती है वह एक बहुत अच्छे प्रकार का उर्वरक होता है, जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फर गैसें मिली होती हैं, जो कि हमारे फसलों को अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं हमारे फसलों के लिए। तो ये हुआ आपका जैव गैस या जैव मात्रा। तो इस तरह से हम जैव गैस को बना सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पेपर में अगर ये आता है तो मैंने जैसे समझाया अपनी भाषा में, आप जितना चीजें मैंने बताया अपनी भाषा में आप लिखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार के रखने की जरूरत नहीं है। मैंने भली भांति आपको समझा दिया है। फिर भी इसका जो भी आपका लैंग्वेज है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, आप वहां से लिख सकते हैं। अगर इसकी थोड़े से समरी की अगर बात करें, समरी इसका बनाएं तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसका स्लरी बनाते हैं। स्लरी को हम क्या करते हैं, डाइजेस्टर में प्रवाहित करते हैं। डाइजेस्टर में जीवाणु कीट उपस्थित होते हैं, जीवाणुओं द्वारा क्या होता है, जीवाणु अपघटन होता है।
स्लरी का जीवाणु अपघटन होता है जीवाणुओं द्वारा। इस पश्चात गैसें क्या होती हैं, मुक्त होती हैं और हमारी क्या बन जाती है, बायोगैस बन जाती है, बायोगैस। और लास्ट में हमारा जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है वह क्या होता है, उर्वरक होता है। लास्ट में जो अपशिष्ट बचा होता है वह उर्वरक होता है। तो इस तरह से इसकी समरी को समझ सकते हैं। तो इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग हम खाना बनाने में यानी ऊष्मीय ऊर्जा लेने में तो करते ही हैं, इसका उपयोग हम प्रकाश की ऊर्जा में भी करते हैं। देखते होंगे कभी आपने कभी एग्जाम्पल देखा होगा कि छोटा वाला जो गैस होता है उसमें हम एक ये कॉइल लगा देते हैं और उसको जब जलाते हैं हम तो वो जलता है तो बहुत सारी रोशनी होती है। अब तो विद्युत ऊर्जा आ गई है लगभग हर जगह, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तो जिसके वजह से वो सारा सिस्टम अब खत्म हो चुका है। वो जो गैस से प्रकाश की ऊर्जा उत्पन्न की जाती थी, गैस को जलाया जाता था, लेकिन फिर भी इससे प्रकाश की ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है। देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है जीवाश्म ईंधन। अगर हम देखें, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मात्रा में किस ऊर्जा की हमें जरूरत है, तो हम अगर देखें तो जो विद्युत ऊर्जा है ना, विद्युत ऊर्जा की जरूरत हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक है। क्योंकि आजकल के जितने भी कल ऊर्जा है, जितने भी यंत्र हैं, सभी लगभग विद्युत से चलने वाले हैं। और हमारे रहने खाने कुछ के लिए भी हमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ऊर्जा की जरूरत है तो वह क्या है, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए ये जो विद्युत ऊर्जा है यह एकदम डायरेक्टली ऐसे उत्पन्न नहीं होती, या कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो। इसको क्या होता है कि इसके एक ऊर्जा से इसको दूसरी ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। तो उसमें, और हम स्रोत कैसा पढ़ रहे हैं, परंपरागत स्रोत पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर विद्युत ऊर्जा से ही संबंधित बात करेंगे। और विद्युत ऊर्जा कैसे बनती है, कोई एक प्रकार की ऊर्जा है, उसका रूपांतरण करके, उसको परिवर्तित करके उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, जैसे आपका डीजल हो गया, डीजल पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, और जो आपका एलपीजी गैस है, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला ईंधन है ये सब। और इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, विद्युत बनाते हैं। जैसे अगर हम किसको ले लें, कोयले को ले लें, तो बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उसमें होता क्या है कि कोयला, बहुत से मात्रा में कोयला ले जाया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोयले को हीट करते हैं, कोयले को जलाते हैं, और कोयला जलाने के पश्चात उससे पानी को बॉयल किया जाता है, पानी को क्या किया जाता है, उबाला जाता है। और पानी उबलने के पश्चात क्या मिलता है, पानी उबलने के पश्चात हमें वाष्प मिलता है। क्या मिलता है, वाष्प मिलता है। और आप जानते हैं ना कि वाष्प में कितनी ताकत होती है। कुकर की सीटी में जैसे देखे होंगे कि जब वाष्प बन जाता है तो सीटी अपने आप उठने लगती है। उसी तर्ज पे बनाया गया था भाप इंजन। तो उस भाप से हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी आपकी टरबाइनें लगी होती हैं जिसको घुमा देता है। भाप क्या करता है, घुमा देता है, और वो टरबाइनें आगे जाकर के अल्टरनेट में फिट होती हैं। और अल्टरनेटर उसको क्या करता है, अल्टरनेटर का मतलब जनरेटर से आगे चल के फिट होता है। और वह टरबाइनें जब घूमती हैं तो जनरेटर भी घूमता है, और जनरेटर जब चलता है या घूमता है तो उससे क्या निकलती है, विद्युत उत्पन्न होती है। तो जीवाश्म ईंधन जो है, हम कोयला या डीजल प्लांट भी होते हैं, डीजल प्लांट में भी क्या होता है कि डीजल के द्वारा कलपुर्जों को चलाया जाता है, जिसमें हमें विद्युत प्राप्त होती है। जैसे आप दैनिक जीवन में ही देख लीजिए एग्जांपल, जनरेटर में हम क्या करते हैं, डीजल को डालते हैं, और जनरेटर जब चलता है तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जीवाश्म ईंधन द्वारा हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। अब अगला संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। अब जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि जैसे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, और बांध में एक ऐसी मशीन, एक ऐसी चक्की फिट की जाती है जिसमें बड़े बड़े पंख होते हैं, और उसी पंख पे
पानी को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। बोर्ड पे आपका आ रहा है, उसका चित्र देखिएगा कि उसमें क्या करते हैं, उसके पंख पर जल को क्या करते हैं, गिराते हैं और जल बड़ी बड़ी टरबाइनें लगी होती हैं जिस पर तेज धारा से आता हुआ जल गिरता है तो टरबाइनें क्या होती हैं, घूमने लगती हैं और उसके पीछे किससे कनेक्ट रहता है, वही जनरेटर से कनेक्ट रहता है। और जनरेटर क्या करता है, जब घूमता है तो उससे भी क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत संयंत्र द्वारा भी हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत बड़ी टरबाइनें लगी होती हैं, बंधे या तालाब में जल भारी मात्रा में इकट्ठा होता है, वर्षा का जल, और उसको पाइप या किसी भी चीज के सहारे उस जल को हम तेजी से प्रेशर के साथ उस टरबाइन के ऊपर गिराते हैं और टरबाइन के ऊपर जब जल गिरता है तो वह टरबाइन आगे जाकर के उसका शाफ्ट जो है जनरेटर में कनेक्ट रहता है और टरबाइन जब घूमती है तो उसके पीछे लगा हुआ जनरेटर भी क्या करता है, घूमने लगता है और उससे क्या होता है, बिजली उत्पन्न होती है। अब देखिए, जनरेटर से जो बिजली उत्पन्न हुई, उस जनरेटर से उत्पन्न हुई बिजली को हम किस में भेजते हैं, ट्रांसफार्मर में भेजते हैं और ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, और उच्च वोल्टेज प्रदान करता है और बिजली अच्छे से हमें प्रॉपरली मिलने लगती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टरबाइन तो इसकी अगर हम थोड़ी सी समरी लिखें तो क्या होगा कि जैसे जो बड़ी बड़ी क्या होती हैं, टरबाइनें लगी होती हैं, टरबाइनें पर जल को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। उससे क्या होता क्या है कि टरबाइन घूमती है, घूर्णन गति करती है, जिससे टरबाइन से लगा हुआ जनरेटर भी क्या करता है, घूमता है और उससे क्या निकलती है, जनरेटर से क्या बनती है, बिजली बनती है और उस बिजली को कहाँ भेजा जाता है, ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। जो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, उस बिजली को और उच्च वोल्टता प्रदान करता है, फिर उसको स्टेशन में भेजा जाता है और स्टेशन से फिर आपके घरों तक बिजली प्रवाहित होती है, आपके घरों तक बिजली क्या करती है, पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जल विद्युत संयंत्र को भी समझ सकते हैं। और कोयले का भी यही है, कोयले का भी यही है कि कोयले का अगर हम समरी लिखें तो आइए देखते हैं, लिखते हैं कोयले वाला समरी। तो देखिए, जब जीवाश्म ईंधन द्वारा ही क्या किया जाता है, कोयले को सबसे पहले जलाया जाता है, जिससे पानी क्या होता है, वाष्पित होता है और वाष्प से जनरेटर को क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। भाप की शक्ति से जनरेटर को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिससे हमारी बिजली बनती है। उसके बाद उसे हम कहाँ भेजते हैं, ट्रांसफार्मर में भेजते हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टता को, बिजली की वोल्टता को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसके पश्चात उसको स्टेशन में भेजा जाता है और स्टेशन के द्वारा फिर आपके घरों तक बिजली पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से जीवाश्म ईंधन और अभी हमने बताया क्या, जल विद्युत संयंत्र को हम समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।